नमस्कार दोस्तों। आज के इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर 1 के पार्ट 2। जैसे पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया था बॉन्ड यील्ड के बारे में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। वहाँ हमने डिस्कस किया था यदि किसी इकोनॉमी का बॉन्ड यील्ड का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, सो दैट इज नॉट द गुड साइन ऑफ द इकोनॉमी। मतलब डेब्ट सर्विसिंग में गवर्नमेंट को ज़्यादा पेमेंट कर या इंटरेस्ट पेमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा, सो द गवर्नमेंट विल हैव द लेस मनी अवेलेबल फॉर द आइदर फॉर द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और द कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इसी तरह से दोस्तों आज की क्लास में हम लोग चैप्टर 1 के पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है इकोनॉमिक पॉलिसी वर्सेस इकोनॉमिक स्टेटक्राफ्ट, जो एक्चुअली बॉक्स में दिया रहता है। तो प्राइमरली ये यदि ऐसे इस टॉपिक को देखा जाए तो ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक टर्म है इकोनॉमिक स्टेटक्राफ्ट, तो कई बार मान लीजिए पूछ दिया जो व्हाट इज इकोनॉमिक स्टेटक्राफ्ट, 4 ऑप्शंस दे दिया, कुछ इस तरह से आप उसके बारे में सोच सकते हो। तो देखिए यहाँ पे क्या बेसिकली क्या है, जो इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होता है, किसी इकोनॉमी का इकोनॉमिक पॉलिसी का प्राइमरली गोल क्या होगा, जो आपका एम्प्लॉयमेंट को कैसे इंक्रीज किया जाए, पॉवर्टी को कैसे रिड्यूस किया जाए, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कैसे बढ़ाया जाए, ये किसी कंट्री के इकोनॉमिक पॉलिसी का ये प्राइमरली गोल होता है। उसके कंपैरिजन में एक नया टर्म यूज किया है इकोनॉमिक सर्वे ने, जिसको क्या बोलता है इकोनॉमिक स्टेटक्राफ्ट। ये बेसिकली जो डोनाल्ड ट्रम्प के कई सारे जो इस तरह के टैरिफ बैरियर है या टैरिफ के द्वारा जो अलग अलग कंट्री को डराया जाता है, उस चीज को क्या बोला जाता है इकोनॉमिक स्टेटक्राफ्ट। मतलब बेसिकली क्या हुआ, इकोनॉमिक्स को एज ए टूल और एज ए वेपन यूज किया जाता है अगेंस्ट द एनी अदर कंट्री। उस चीज को क्या बोलेंगे दोस्तों इकोनॉमिक स्टेटक्राफ्ट। जैसे इसमें प्राइमरली क्या क्या हो सकता है, जो आपका सेंशन करना, एक्सपोर्ट कंट्रोल, या जैसे अलग अलग तरह के ट्रेड बैरियर्स लगाया गया यूएसए के द्वारा, ताकि क्या हो सके अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट किया जा सके। तो ये क्या कहला इकोनॉमिक स्टेटक्राफ्ट। और ये इकोनॉमिक स्टेटक्राफ्ट बेसिकली दोस्तों क्या है, ग्लोबलाइजेशन को थ्रेट करता है। बेसिकली क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन इज द बेसिकली टॉक्स अबाउट द इंटरडिपेंडेंस ऑफ द ईच अदर। तो लेकिन आज के डेट में क्या, यदि आपका एक दूसरे पे डिपेंडेंसी ज्यादा है तो ऐसे में आपकी वल्नरेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो ऐसे में आजकल दोस्तों इकोनॉमिक स्टेटक्राफ्ट के कारण क्या हुआ, हर इकोनॉमी अपने आप को ज्यादा से ज्यादा आइसोलेट करने की कोशिश कर रही है, ताकि डिपेंडेंसी को रिड्यूस किया जाए, ताकि फ्यूचर में यदि कुछ इस तरह से, यदि इस तरह के इकोनॉमिक स्टेटक्राफ्ट पॉलिसी का यूज किया जाए तो उससे बचा जा सके। तो इसी के बारे में मैंने क्या किया, एक टेबुलर फॉर्म में इसको ग्राफिकल टेबुलर फॉर्म में कॉम्परेटिव एनालिसिस कर दिया। जैसे इकोनॉमिक पॉलिसी का प्राइमरली जो टूल्स है वो मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी होगा, यहाँ सेंसन एंड एक्सपोर्ट होगा, यहाँ पे बेसिकली कंट्रोल इन्फ्लेशन ग्रोथ होगा इकोनॉमिक पॉलिसी का। यहाँ पे क्या गोल होगा दोस्तों, जो इन्फ्लुएंस द अदर कंट्री, जो अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए दूसरे दूसरे कंट्री पे अपने तरह से इन्फ्लुएंस करना। जैसे दोस्तों क्या है, चाइना ने क्या किया, जो आजकल क्रिटिकल मिनरल्स जो है उसके एक्सपोर्ट को कंट्रोल करना शुरू किया। और यूएसए भी क्या चाहता है, जो इस तरह का कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं हो। तो ये क्या क्या होगा, एक तरह से बेसिकली आप क्या कह सकते हो इकोनॉमिक स्टेटक्राफ्ट, मतलब अपने नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए इकोनॉमिक्स को क्या एज ए टूल या और एज ए वेपन यूज किया जाता है। इकोनॉमिक सर्वे ने इसके बारे में बात किया दोस्तों। दूसरा एक टर्म उन्होंने यूज किया है दोस्तों, नाउ कास्टिंग। नाउ कास्टिंग क्या है बेसिकली, जो बेसिकली क्या कहता है, जो जीडीपी का जो डेटा जो क्वार्टरली बेसिस पे अवेलेबल रहता है, उसके कारण क्या होता है, जो देयर इज अ वेट पीरियड टू नो द एग्जैक्टली हाउ द जीडीपी इज परफॉर्मिंग। तो ऐसे में इकोनॉमिक सर्वे ने क्या बताया, जो एक मॉडल यूज किया जा सकता है नाउ कास्टिंग मॉडल, वो क्या कहता है रियल टाइम एस्टिमेट्स बताए किसके बारे में, जीडीपी के। तो या जीडीपी के फोरकास्टिंग में आपको मदद कर सके, ताकि फ्यूचर में जो आपका जीडीपी का डेटा रिलीज हो तो उससे पहले ही आपके पास एक डेटा अवेलेबल हो और कुछ आप डिसीजन ले सकते हो। एज फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, जैसे मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट है, वो मान लीजिए एनुअल एग्जाम में उसका परफॉर्मेंस कैसा होगा, वो किस चीज पे डिपेंड करता है, उसका हाफ ईयरली में परफॉर्मेंस कैसा था, उसका यूनिट टेस्ट में कैसा परफॉर्मेंस। तो उसके द्वारा हाफ ईयरली एग्जाम में या आपका अटेंडेंस कितना परसेंटेज है, या यूनिट टेस्ट में कितने आपके मार्क्स है, उसके बेसिस पे आपका फ्यूचर का प्रिडिक्शन किया जा सकता है। तो ऐसे में इकोनॉमिक सर्वे ने दोस्तों कहा क्या, जो नाउ कास्टिंग जैसा एक मॉडल डेवलप किया जाए, जो हमें 3 मंथ्स का जो वेट पीरियड है उसके जगह क्या हो सकता है, जो मंथली बेसिस पे जो डेटा रिलीज होता है उसको यूज करके क्या है रियल टाइम बेसिस पे जीडीपी का फोरकास्टिंग किया जा सके, ताकि जो फ्यूचर के जो भी एस्टिमेट्स हो उसका इसका बेनिफिट्स मिल सके। तो दोस्तों अभी तक हमने दो चीजें डिस्कस की, एक हमने समझा इकोनॉमिक स्टेटक्राफ्ट क्या होता है, दूसरा हमने समझा नाउ कास्टिंग क्या होता है। अब दोस्तों इसी सीरीज में अगला जो टॉपिक है वो है सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन ऑफ द जीडीपी। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, मतलब ये तो हर साल एक्चुअली निकलता ही है। तो बेसिकली क्या है, जो हमने जैसे डिस्कस भी किया था, जो जीडीपी को कैलकुलेट करने के बेसिकली थ्री मेथड्स है। जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में जब हम बात करते हैं, तो एक मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड, वन इज द प्रोडक्ट मेथड, अदर इज द इनकम मेथड। तो जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल डेटा आप यदि देखिएगा तो उसमें दो ही रहता है, या तो एक्सपेंडिचर मेथड रहेगा, या फिर फ्रेंड आपका कह सकते हैं प्रोडक्ट मेथड, जो जिसको बेसिकली क्या कहते हैं जीवीए मेथड, ग्रॉस वैल्यू
वैल्यू एडिशन, उसके बारे में बात करते हैं। इनकम मेथड के बारे में इसलिए नहीं निकाला जाता है दोस्तों, क्योंकि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो मोर देन मतलब आप कह सकते हो अराउंड 90% क्या है, इनफॉर्मल है। ऐसे में सबका रेंट, वेज, इंटरेस्ट और ये सब फाइंड आउट करना वेरी डिफिकल्ट। तो इसलिए प्राइमरली दो तरह से हमारे जीडीपी का कैलकुलेशन होता है। तो यदि आप इसमें क्या एक एक डेटा जानना जरूरी है, नहीं। इसमें बेसिकली हम क्या जान सकते हैं, जो एग्रीकल्चर का कितना कंट्रीब्यूशन है 14, इंडस्ट्री का कितना सॉरी, इंडस्ट्री का कितना है 24%, और सर्विस सेक्टर का कितना है 52%। तो ये एक प्रोडक्शन अप्रोच से आपका, ये बेसिकली क्या है, सप्लाई साइड अप्रोच है। क्या है दोस्तों, सप्लाई साइड अप्रोच के बारे में बात कर रहा है, जो प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, उन सब चीजों के बारे में आपको बताया। एग्रीकल्चर सेक्टर, ये इसमें बेसिकली ऐसे होता है, जो जीबीए ग्रॉस वैल्यू एडिटेड है, जीबीए एट द फैक्टर, जीबीए एट द बेस प्राइस, फिर उसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स, उसको ऐड करके जीबीए एट द मार्केट प्राइस निकलता है, जो जीडीपी के बराबर होता है उसमें। तो यहाँ पे बेसिकली आप यदि देखिए तो क्या है, 52% आपका क्या है, सर्विस सेक्टर, यदि सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो सर्विस का। एग्रीकल्चर का धीरे धीरे वैल्यू क्या हो रहा है दोस्तों, रिड्यूस हो रहा है, अराउंड 21% से अब ये अराउंड आ गया कितना पे 14%, और इंडस्ट्री का अराउंड 24%, जो पहले अराउंड 21 था तो उससे बढ़ के 24। तो लेकिन अभी भी दोस्तों क्या है, यदि आप चाइना से कंपेयर कीजिए तो अभी भी हमारा इंडस्ट्री का जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो काफी कम है, और जीडीपी में कंट्रीब्यूशन, इसलिए एम्प्लॉयमेंट का यदि प्रॉब्लम का यदि सबसे बड़ा मेजर फैक्टर समझिए तो क्या है, क्या है, इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन वेरी लेस है। क्योंकि आपको पता है जो एमएसएमई सेक्टर वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर हो सकता है। सर्विस सेक्टर में क्या होता है, जो सर्विस सेक्टर में आपका क्या है, प्रॉफिट ज्यादा हो सकता है, बट इट इज नॉट वेरी द लेबर इंटेंसिव टाइप ऑफ थिंग। तो इसीलिए ये चीजें, उसका दोस्तों इसी में इन्होंने एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में बात किया था। एक्सपेंडिचर मीटर में मेथड में क्या है दोस्तों, जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उसका क्या है, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। तो यहाँ पे दोस्तों यदि सबसे बड़ा वेटेज है वो किसका है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो आपको डेटा एग्जैक्ट नहीं याद होना चाहिए, लेकिन एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको पता होना चाहिए, जो तीनों में से ज्यादा क्या है। यदि इस तरह से आ जाए अरेंज करने के लिए, तो उसमें आप ये नहीं कर रहे ये डेटा कैसे याद करना है। तो वैसे भी दोस्तों देखिए ना, फाइनल गवर्नमेंट फाइनल सबसे ज्यादा क्या है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। वो और दोस्तों बढ़ा क्यों है, क्योंकि हमारे यहाँ अभी अभी फॉर द टाइम में इन्फ्लेशन रिड्यूस हो गया है, जीएसटी का रेट में रेशनलाइजेशन हुआ। सो दीज आर द मल्टीपल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीजिंग ऑफ द प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन वो कितना है, वो 30% है। तो यदि ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन को बेसिकली दोस्तों कहते क्या है, वर्चुअल साइकिल ऑफ द ग्रोथ, जो सेविंग की बात करते हैं, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल का क्रिएशन कर सकता है, कैपिटल फॉर्मेशन की बात करते हैं, जहां सेविंग की बात करते हैं, जहां इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट की बात करते हैं, किसी इकोनॉमी का जो वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर एक तरह से क्या कर सकते हैं, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। जैसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है, फॉर द टाइम बिंग इट इज गुड, बट द लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए क्या जरूरी है, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, वो एक्चुअली वर्चुअल साइकिल ऑफ द ग्रोथ। और यदि ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन का वैल्यू कम है, तो वही क्या कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों, विशियस साइकिल ऑफ द पॉवर्टी। किसमें कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों, विशियस साइकिल ऑफ द पॉवर्टी। इन सब चीजों के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया, एक मोटा मोटी आपको आइडिया होना चाहिए, जो क्या क्या सेक्टरल कंट्रीब्यूशन कितना है। उसके बाद दोस्तों, उसका इंडियन इकोनॉमी के बारे में इकोनॉमिक सर्वे ने कई सारे असेसमेंट किया। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो हमारा जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है, वो बेसिकली क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड, जो जिसको हम लोग सीपीआई कंबाइंड बोलते हैं, वो अराउंड 1.7% है। तो दैट इज अ गुड साइन ऑफ द इकोनॉमी। मतलब उसके कारण क्या होगा, हमारा रियल जीडीपी का वैल्यू ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है, रियल जीडीपी का वैल्यू ज्यादा होगा। मतलब बेसिकली क्या है, यदि आपका रेट, इन्फ्लेशन का रेट कम हो रहा है, यदि इन्फ्लेशन का रेट कम हो रहा है, इट मींस दैट प्राइसेस कम होगा। तो लोगों के पास क्या है, आपका जो कह सकते हैं, जो परचेजिंग कैपेबिलिटी इंक्रीज होगा, उसके कारण डिमांड ज्यादा इंक्रीज होगा। तो दिस चीज के बारे में, इट इज अ गुड साइन ऑफ द इकोनॉमी। अब दोस्तों इसमें क्या कहा, यदि आप साइड से देखें, क्या है, कंज्यूमर कंज्यूमर प्राइस फूड इंडेक्स, ये बेसिकली क्या है, नेगेटिव, मतलब फूड के प्राइसेस तो और ज्यादा रिडक्शन हुए। तो ये वन ऑफ द फैक्टर। लेकिन यहाँ पे जो है फ्रेंड, कोर इन्फ्लेशन क्या होता है फ्रेंड, जो हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है उसमें से फूड और फ्यूल का जो इन्फ्लेशन है उसको रिड्यूस करिएगा तो क्या आ जाएगा, कोर इन्फ्लेशन। तो इकोनॉमिक सर्वे ने ये हाईलाइट किया, जो हाँ कोर इन्फ्लेशन थोड़ा सा मॉडरेट हाई है 4.3%। लेकिन ये जो 4.3% है वो बेसिकली प्राइमरली किसके कारण है, राइज इन द गोल्ड प्राइसेस एंड द सिल्वर, उसके कारण। यदि उस वैल्यू को हटा दीजिए तो हमारा जो टोटल इन्फ्लेशन जो है, कोर इन्फ्लेशन, वो अराउंड 2.9% है। तो इस चीज के बारे में इकोनॉमिक सर्वे ने हाईलाइट किया, जो ओवरऑल इकोनॉमी का क्या है, जो इन्फ्लेशन रेट इज लो, तो इसके कारण रियल जीडीपी के ग्रोथ में हेल्प मिल सकता है। परचेजिंग पावर कंज्यूमर्स का बढ़ गया, उसके कारण डिमांड साइड इंक्रीज होगा। समझ में आ रहा है। तो ये सब चीजों के बारे में, डिमांड लेड ग्रोथ के बारे में जो बात किया जाता है, वो हो सकता है इसके कारण। हाँ, उसका दोस्तों इसी में है, इसी से रिलेटेड एक टर्म उन्होंने यूज किया, क्या क्वालिटी फिस्कल कंसोलिडेशन। उन्होंने तो फिस्कल कंसोलिडेशन के बारे में, मैंने उसमें एक वर्ड ऐड कर लिया, क्या क्वालिटी फिस्कल कंसोलिडेशन। ये क्या कहता है क्वालिटी फिस्कल कंसोलिडेशन, जो फिस्कल कंसोलिडेशन बेसिकली क्या होता है दोस्तों, बताइए। फिस्कल कंसोलिडेशन मतलब क्या, गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करे, एक्सपेंडिचर को क्या करे दोस्तों, रिड्यूस करे, ताकि अपने फिस्कल डिफिसिट को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सके। फिस्कल डिफिसिट को क्या हुआ दोस्तों,
रिड्यूस किया जा सके। तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, फिस्कल कंसोलिडेशन। तो इंडिया जो है डबल पाथ पे चला है, फिस्कल कंसोलिडेशन तो कर ही रहा है, साथ साथ वो क्या है, क्वालिटी वाला। क्वालिटी का मतलब क्या हुआ, हम लोग ज्यादा फोकस किस पे कर रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में जैसे हमने बात किया था जस्ट समटाइम्स अर्लियर, जो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ये लॉन्ग टर्म में क्या है, ये खुद जो है प्रोडक्शन प्रोसेस में खुद कंज्यूम नहीं होता, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल, लॉन्ग टर्म क्या है, प्रोडक्ट लॉन्ग टर्म क्या कर सकता है, प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प कर सकता है। जैसे रोड हो गया, हाईवे हो गया, पोर्ट्स हो गया, एयरपोर्ट्स हो गया, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, ये सब चीजें क्या है, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है। तो आप यदि देखिए दोस्तों, हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का वो इंक्रीज हुआ, पहले कहा फाइनेंशियल ईयर 20 में 12% था, वो बढ़ के कितना हो गया 22.6%। तो ये क्या है, जो हमारा गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है उसमें धीरे धीरे कैपिटल एक्सपेंडिचर का वेट बढ़ते जा रहा है। तो दैट इज द गुड साइड ऑफ द इकोनॉमी। सो इसके बारे में बात किया। ओवरऑल देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, हमारा बढ़ रहा है, वो कितना हो रहा है 4% जो 4.4% ऑफ द जीडीपी, जो कि पहले कितना था 2.6% ऑफ द जीडीपी। तो बेसिकली इसको क्या बोल सकते हैं दोस्तों, क्वालिटी फिस्कल कंसोलिडेशन। इंडिया इज नॉट ओनली फोकसिंग ऑन द फिस्कल कंसोलिडेशन बट द क्वालिटी फिस्कल कंसोलिडेशन। या इसी को दोस्तों, जैसे फिस्कल कंसोलिडेशन के बारे में यदि बात की तो गवर्नमेंट क्या है 4.4% ऑफ द जीडीपी का फिस्कल डिफिसिट के टारगेट को अचीव करने वाला है बाय 2026। So that is the one side of the fiscal consolidation। और ये सब चीजें, और स्टेट को भी दोस्तों क्या किया, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाया जाए उसके लिए गवर्नमेंट ने कौन सा स्कीम लॉन्च किया है, स्पेशल असिस्टेंट टू द स्टेट्स फॉर द कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इसमें बेसिकली क्या है, जो हमने देखा हुआ, जो गवर्नमेंट्स ने, स्टेट गवर्नमेंट्स ने, कई सारे स्टेट गवर्नमेंट ने फ्री बीज काफी दे दिया, तो आपका क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, लेकिन हमारा फोकस किस पे होना चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो आपको क्या कहते हैं, कई बार इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड कर रही है स्टेट को, ताकि क्या हो उसके, वो इस चीज पे फोकस करे, 2.4% ऑफ द जीडीपी का कम से कम क्या हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्चा हो। सो दैट इज द क्वालिटी फिस्कल कंसोलिडेशन। इन सब चीजों पे बात किया गया है। जो क्वालिटी फिस्कल कंसोलिडेशन बेसिकली टॉक्स अबाउट दैट टू थिंग, एक तो फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस करो, दैट इज द, यदि एक्सपेंडिचर वो भी हो किसमें हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ना कि आपको क्या कर सकते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे ज्यादा फोकस हो। तो इन सब चीजों के बारे में बात किया। उसके बाद आगे इकोनॉमिक सर्वे ने इसी में आगे जाके क्या बात किया, डिक्रीजिंग बॉडी। इसमें एक वर्ड इन्होंने यूज किया है, यील्ड स्प्रेड। क्या यूज किया है वर्ड दोस्तों, यील्ड स्प्रेड। यील्ड स्प्रेड क्या होता है दोस्तों, बेसिकली ये क्या हुआ, जो जो बॉन्ड यील्ड है इंडिया का माइनस बॉन्ड यील्ड ऑफ द यूएसए, इसके बीच के गैप को क्या बोलेंगे, बॉन्ड यील्ड स्प्रेड। अब इसमें क्या कहा इकोनॉमिक सर्वे ने दोस्तों, जो पहले जो था हमारे और हमारे यहाँ, जो मान लीजिए बॉन्ड यील्ड जितना था वो वैल्यू ज्यादा था, यूएसए में का वैल्यू कम था, तो ऑब्वियसली क्या होता था, जो उसके कारण वहां के गवर्नमेंट्स को इसका ज्यादा बेनिफिट्स मिलता था। यदि गैप ज्यादा होगा, इट मीन दैट इंडियन गवर्नमेंट्स हैव टू पे मोर मोर क्या कर सकते हैं, इंटरेस्ट, ताकि क्या हो सके, ताकि क्या हो सके, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सके। तो आप यदि सोच सकते हैं इंटरेस्ट ज्यादा क्यों पे करना है, बिकॉज आवर इकोनॉमी हैज नॉट सो मच कॉन्फिडेंट। हमारी इकोनॉमी के बारे में इन्वेस्टर्स का उतना ज्यादा पॉजिटिव थिंकिंग नहीं रहा होगा, इसी के कारण बॉन्ड यील्ड का वैल्यू ज्यादा था, या बॉन्ड स्प्रेड, यील्ड स्प्रेड का वैल्यू ज्यादा था। तो उसको रिड्यूस करने टाइम के साथ क्या हुआ दोस्तों, वो रिड्यूस हुआ। पहले देखिए कितना 400 बेसिस पॉइंट था, वो धीरे धीरे रिड्यूस हुआ। इट मीन दैट जो इंडिया का जो बॉन्ड यील्ड है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है, यूएसए का बढ़ रहा है। तो ऑब्वियसली हमारा बॉन्ड यील्ड का वैल्यू रिड्यूस हो रहा है, तो बॉन्ड यील्ड का वैल्यू रिड्यूस हो रहा है, इट मींस दैट जो इन्वेस्टर्स का हमारे इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस क्या हुआ, बढ़ा है। तो क्यों बढ़ा इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस, बिकॉज दोस्तों हम लोग फिस्कल कंसोलिडेशन या क्वालिटी फिस्कल कंसोलिडेशन पे बात करें, हम लोगों ने अपने फिस्कल डेफिसिट के जो टारगेट है उसको अचीव करने में कोशिश करें, हम लोग फिजिकल डिसिप्लिन पे बात करें, तो इसीलिए इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट बढ़ेगा, इसीलिए वो इवन विद द लेस बेनिफिट्स दे विल इन्वेस्ट इन आवर इकोनॉमी। तो इसीलिए वन ऑफ द फैक्टर है किसको लिए, डिक्रीजिंग बॉन्ड यील्ड आवर इकोनॉमी, और इट इज द गुड साइन ऑफ द इकोनॉमी। हाँ, यील्ड स्प्रेड क्या हो रहा है इंडिया में दोस्तों, रिड्यूस हो रहा है। हाँ। उसके बाद अगला टॉपिक उन्होंने जो डिस्कस किया है दोस्तों, मॉनेटरी ट्रांसमिशन एंड द चेंजिंग क्रेडिट रिस्क। ये बेसिकली क्या कहता है, तीन चीजों के बारे में बात किया है। जो गवर्नमेंट क्या कर रहा है, जो मॉनेटरी ट्रांसमिशन का मतलब, सबसे पहले एक वर्ड यूज हो रहा है मॉनेटरी ट्रांसमिशन। मॉनेटरी ट्रांसमिशन का मतलब क्या हुआ, यदि आरबीआई ने रेपो रेट को रिड्यूस किया है तो उसका बेनिफिट्स बैंक को मिलेगा। तो क्या बैंक भी उसी रेट से अपने लैंडिंग रेट्स को रिड्यूस करती है, ताकि क्या उसके कस्टमर को उसका बेनिफिट्स मिले। तो इस तरह के सिचुएशन को क्या बोलते हैं, मॉनेटरी ट्रांसमिशन। कई बार क्या होता है, आरबीआई अपने रेपो रेट को रिड्यूस कर देती है, लेकिन बैंक अपने लैंडिंग रेट्स को रिड्यूस नहीं करते, बहुत सारे उसके फैक्टर है रिस्पॉन्सिबल। तो इस तरह से क्या हुआ, देयर विल बी द इनकम्प्लीट ट्रांसमिशन ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। तो इन सब, तो यहाँ पे दोस्तों उन्होंने क्या बात किया, जो मॉनेटरी पॉलिसी का ट्रांसमिशन हो रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी का ट्रांसमिशन होने का मतलब ये हुआ, जो यदि आरबीआई ने रेपो रेट या इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस किया है, तो कॉमन कस्टमर को भी लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलना चाहिए।
तो ये चीज क्या कहलाता है, मॉनेटरी पॉलिसी। तो ये इकोनॉमिक सर्वे ने हाईलाइट किया जो देयर इज ए स्टार्टिंग ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। उसके लिए उन्होंने क्या क्या बताया, जो हमारे जो फिजिकल पॉलिसी है उसमें हम स्पेंडिंग, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्स कट को रिड्यूस करें, दैट इज द फर्स्ट थिंग। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या करें, हम लोअर इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड करें। उसके लिए क्या मॉनेटरी पॉलिसी सपोर्ट क्या क्या कर रहे हैं, लोअर रेट पर रेपो रेट ने हम अराउंड पिछले 1 साल में 125 बेसिस पॉइंट से हमने अपना रेपो रेट रिड्यूस किया। दूसरा है सीआरआर कट। सीआरआर कट का बेसिकली मतलब क्या हुआ, जो पहले मान लीजिए आरबीआई ने जो रखा था अराउंड 4% जो अपने एनडीटीएल का है, वो आपको किस में कन्वर्ट करना है, एज ए कैश आपको आरबीआई के पास रखना है। उसको क्या किया गया, रिड्यूस किया गया, ताकि क्या हो सके उसके वैल्यू को, ताकि बैंक के पास ज्यादा आपके पास अमाउंट रहे वो लोन दे सके। तो सीआरआर के कट के कारण मनी सप्लाई इकोनॉमी में क्या इंक्रीज होगा। थर्ड इज द ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होगा, यदि मनी सप्लाई इंक्रीज करना होगा तो क्या करेगी आरबीआई दोस्तों, सेल करेगी या परचेज करेगी। तो वो क्या करेगी, गवर्नमेंट से डिफरेंट बॉन्ड्स पेपर को परचेज करेगी ओपन मार्केट पर, और उसके बदले में गवर्नमेंट्स को क्या देगी, फंड देगी। तो इस तरह से क्या होगा, मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा। तो ये किया गया। फिर उसके बाद है दोस्तों फॉरेक्स स्वैप, एक नया टर्म आप सीखेंगे, क्या है फॉरेक्स स्वैप। फॉरेक्स स्वैप में बेसिकली क्या कहता है, जो मनी सप्लाई को या रुपी के सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए फॉर द टाइम बीइंग्स आरबीआई विल परचेज द डॉलर फ्रॉम द बैंक्स, और उसके एवज में क्या उसी के इक्विवेलेंट रुपी दे देगा। तो बैंक्स के पास नाउ विल हैव द मोर इंडियन करेंसी। उसके कारण वो क्या हो सकता है, जो मनी सप्लाई इंक्रीज होगा और वो क्या है लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कॉमन कस्टमर को लोन दे सकती है। तो दोस्तों अब इन सब के कारण, मॉनेटरी पॉलिसी सपोर्ट के कारण लैंडिंग रेट क्या हुआ इंडिया में, रिड्यूस हुआ, अराउंड 60 बेसिस पॉइंट से रिड्यूस हुआ। तो इसका मतलब क्या, देयर इज ए ट्रांसमिशन ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। ये चीजें, तो दो चीजें के बारे में बात किया दोस्तों हमने, एक जो फिजिकल पॉलिसी है वो हमारा सही चल रहा है, दूसरा मॉनेटरी पॉलिसी का ट्रांसमिशन सही हो रहा है। थर्ड जो इनका इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर का क्या हुआ दोस्तों, जो एनपीए जो है कई सालों में क्या हुआ, जो एनपीए का वैल्यू काफी ज्यादा रिडक्शन हुआ। तो बैंकिंग का यदि एनपीए का वैल्यू कम हुआ, जैसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का वैल्यू यदि 2.2% है, इसका मतलब क्या, बैंक का हेल्थ कंडीशंस क्या है, काफी अच्छा है। बैंक का जो बैलेंस शीट है दैट इज वेरी स्ट्रांग। तो इसके बारे में बात किया। उसका दूसरा उन्होंने बैंकिंग सेक्टर के बारे में बताया, जो स्लिपेज रेशियो का बेसिकली क्या है, जो बैंक ने जितना लोन दिया उसमें से कितना चांसेस है जो अदर वो लोन जो है उसमें से एनपीए में कन्वर्ट होगा। तो स्लिपेज रेशियो बेसिकली क्या है, फ्यूचर में एनपीए का क्या सिचुएशन रहेगा उसके बारे में बात की। उसके में वैल्यू में क्या हुआ है दोस्तों, कम आया स्लिपेज रेशियो। तो एनपीए में भी कम आया स्लिपेज रेशियो में। तो इससे क्या है, बैंकिंग सेक्टर का फाइनेंशियल कंडीशन इज गुड। तो यदि बैंकिंग कंडीशन का यदि फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा है तो वो लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी लोन प्रोवाइड कर सकती है। उसका थर्ड इज द नेट इंटरेस्ट मार्जिन। नेट इंटरेस्ट मार्जिन का मतलब क्या हुआ, बैंक जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देती है उससे जो उसे इंटरेस्ट आए, और बैंक जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लेती है उसका जो इंटरेस्ट है, उसका जो वैल्यू है दोस्तों वो क्या है, ज्यादा। इट मींस दैट क्या हुआ, जो बैंक्स आर अर्निंग मोर फ्रॉम द लैंडिंग ऑपरेशन। तो ये नेट इंटरेस्ट मार्जिन, तो बैंक के लिए तीनों कंडीशंस काफी फेवरेबल है। एक तो हमारा क्या हो गया, एनपीए का वैल्यू कम हो रहा है, उसका स्लिपेज रेशियो लो हो रहा है, और जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो भी बढ़ रहा है। तो ओवरऑल बैंकिंग कंडीशंस काफी अच्छा हो रहा है। तो इसमें हम तीन चीज समझेंगे दोस्तों, जो मॉनेटरी पॉलिसी का ट्रांसमिशन हो रहा है, बैंक का कंडीशन अच्छा है, तो ऐसे में क्या है, लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड किया जाएगा। तो ऐसे में क्या हो जाएगा दोस्तों, जो डिमांड क्रिएट होगा, लोगों के पास पैसा आएगा, डिमांड क्रिएट होगा, और ये डिमांड लेड ग्रोथ की तरफ हमें ले जाएगा। किस तरफ ले जाएगा दोस्तों, डिमांड लेड ग्रोथ की तरफ ले जाएगा। तो इसके बारे में इकोनॉमिक सर्वे ने बात किया है। किसके बारे में, जो मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन एंड द चेंजिंग क्रेडिट मिक्स से क्या क्या बेनिफिट्स हुआ। ये सब चीजों बैंकिंग सेक्टर्स के बारे में उन्होंने प्राइमरली डिस्कस किया। तो दोस्तों आज के क्लास में हम लोग यहीं पे इसको क्लोज करते हैं, और जो कुछ उसके कुछ कंपोनेंट्स बचेंगे तो उसको हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।